हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको हमारी हिंदी पेडागोजी की जो PYQ सीरीज़ है उसकी क्लास नंबर 13 करवाने वाला हूं। 12 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आपका जो CTET का एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। ये क्लासेस आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, इसलिए इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको क्लासेस मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने हमारी जो EVS की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी 18 क्लासेस हो चुकी हैं। 19 नंबर की जो क्लास है वो आपको सेम टाइम पर कल सुबह 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी जो PYQ सीरीज है उनको भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी। जैसे हमने हमारी EVS की PYQ सीरीज की है, हमने जो हिंदी पेडागोजी है उसकी PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, CDP की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको CTET साइंस NCERT की भी सीरीज मिले तो आप जो हमारा चैनल है उसकी कम्युनिटी टैब में जाकर मैंने वहाँ पर ये पोल टेस्ट डाला है। ठीक है, तो इस पर जाकर आप 100% क्लिक करके मुझे बताना कि आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप हाँ चाहिए पर क्लिक करना और नहीं चाहिए तो आप नहीं चाहिए पर क्लिक करना। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आप चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ये पोल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है। देखिए जब मैंने थ्योरी क्लासेस बताई थी तो हमारी जो सेकंड नंबर की क्लास थी उसमें मैंने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में बताया था कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। तो आप फिर से समझिए, भाषा अधिगम जो होता है ना वो होता है फोर्सफुल्ली। जैसे हम क्लास में आए, हम कक्षा में आए, हम स्कूल में आए तो हमें सीखना पड़ता है, ज़बरदस्ती सीखना पड़ता है, वो तो कहलाता है आपका अधिगम, यानी कि भाषा अधिगम। लेकिन जब कोई चीज़ बिना फोर्सफुल्ली, जब अचेतन मन से सीखी जाती है ना तो वो कहलाता है आपका भाषा अर्जन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना तो अपने आप भाषा वो बोलने लग जाता है। तो उसने कोई स्कूल में जाकर थोड़ी ना सीखी, उसने क्या किया, भाषा को अर्जित किया है, भाषा का अर्जन किया है, तो इसको बोलते हैं भाषा अर्जन। तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए साहचर्यजन्य नहीं होगा भाई, सुमेलन नहीं होगा, युक्तिजन्य ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और सामाजिक के बारे में किसने बोला था, आपके वाइगोत्स्की ने बोला था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन पियाजे ने क्या बोला था, युक्तिजन्य है। युक्तिजन्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल। ठीक है, यानी कि हम लॉजिकल तरीके से भाषा को सीखते हैं। इसके अलावा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए पियाजे के अनुसार जो भाषा है ना वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है। डिफरेंस को समझना आप, जो पियाजे बोल रहे हैं परिवेश के साथ अंतःक्रिया से, लेकिन वाइगोत्स्की बोलते हैं सामाजिक परिवेश से सीखी जाती है। ठीक है, तो भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है, यह युक्तिजन्य प्रक्रिया है। आपको मिल गया ना आपका आंसर, कैसी प्रक्रिया है, युक्तिजन्य प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक यानी कि अपने आप होती है, आपको जबरदस्ती सीखनी नहीं पड़ती है। तो भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए भी कर सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आगे देखिए, इसमें बालक के सीखने की जो प्रक्रिया है वो व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होती है। यानी कि बच्चे को स्पेशल व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है, ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। वो अगर नहीं सीखेगा ना, अगर स्कूल नहीं जाएगा ना, तब भी भाषा को अर्जित कर लेगा, और बच्चे ऐसे ही अर्जित करते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 स्टेटमेंट मैंने इससे आगे लिखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से एक को भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो देखिए स्किनर ने क्या कहा है भाषा के बारे में। अब भाषा है ना, अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कि जो भाषा क्षमता है कैसे, अभ्यास से, नकल से व रटने से सीखी जाती है। किसने बोला है, स्किनर ने बोला है। और चॉम्स्की तो हमें पता ही है, हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। चॉम्स्की कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो अपने साथ वो जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। उसके दिमाग के अंदर एक भाषा यंत्र होता है जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के बारे में देखिए, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के साथ भाषा क्या करते हैं,
सीखते हैं। और पियाजे ने क्या बोला है, भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो जो 4 हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग बातें बोली हैं और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसी तरीके से हम बेस्ट तरीके से इन सीरीज को करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टीपीआर। टीपीआर को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, मैंने जब साइकोलॉजी करवाई थी तो वहां पर मैंने इसके बारे में बताया था। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, तो पूछा क्या गया है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। ऑप्शंस को देखिए आप, शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की या फिर विद्यार्थी की। तो आप इस क्वेश्चन को जब कर पाएंगे जब आपको टीपीआर का मतलब पता होगा, यानी कि टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स का मतलब पता होगा। आप एक देसी लैंग्वेज में समझिए। आपने काफ़ी बार देखा होगा जब एक टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है ना, तो वो अपने गेस्चर से, ठीक है, जैसे हाथों को हिला रहा है, वो कुछ समझाते समय हाथों को इधर उधर घुमा रहा है, ठीक है, यानी कि वो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर से, अपने गेस्चर से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से वो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। तो इसको बोला जाता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। यानी कि आप जो बच्चों को समझा रहे हैं ना, उसमें आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बना रहे हैं, आप हवा के अंदर अपनी उंगली फेर रहे हैं, आप बता रहे हैं भाई इस तरह से वो चीज़ यहाँ पे थी, ऐसे व्रत बनता है। यानी कि आप आपकी जो फिजिकल बॉडी है ना उसका भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें किसकी भूमिका हो गई, आप समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, आपके शिक्षक की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये याद रखना। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है टीपीआर में, आपके शिक्षक की। आगे चलते हैं। टीपीआर, अब देखिए टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, ये विधि किसने दी थी, ये दी थी आपकी जेम्स आशेर ने। ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स क्या दी थी, विधि दी थी। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शिक्षक पढ़ाते समय या समझाते समय अपने हाथों को हिलाते हैं, मैंने आपको बताया ना। जैसे अपनी उंगली का उपयोग करके हवा में क्या बनाएंगे, एक व्रत बनाएंगे, बच्चों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चे सामने बैठकर देख रहे हैं, अगर टीचर ऐसे ऐसे इशारों में समझा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास खालिस्तान से खलिस्तान यानी कि डैश से डैश तक होता है। तो देखिए, निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, या आत्म केंद्रित से सामाजिक, या फिर सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आत्म केंद्रित से सामाजिक। अगर आपको याद हो, मैंने जब थ्योरी करवाई थी वहां पर मैंने बताया था, अगर जो पियाजे हैं इन्होंने एक वर्ड दिया था ईगोसेंट्रिक बच्चों के लिए, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, वो खुद से ही बात करते रहते हैं। इसको पियाजे ने बोला था ईगोसेंट्रिक। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो भाषा का विकास है ना, वो कहां से कहां तक होता है, आत्म केंद्रित से स्टार्ट होता है और सामाजिक की तरफ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे खालिस्तान का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। देखिए, आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, या फिर निजी भाषण, या फिर मौन भाषण। जिसने मेरी थ्योरी क्लासेस देखी हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, उन्होंने क्या कौन सी टर्म दी थी, निजी भाषण दिया था, प्राइवेट स्पीच दी थी। जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की थी। अगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने मन ही मन में क्या करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। आपने बच्चों को कई बार देखा होगा, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते वो क्या कह रहे हैं। तो वहां पर वाइगोत्स्की ने बताया है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने व्यवहार को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं इस निजी भाषण की हेल्प से। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी स्पीच दी थी, आपकी प्राइवेट स्पीच दी थी। तो इस चीज को आप याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। अब आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो स्किल्स कितनी होती हैं आपको पता होगा, मैंने बताया था थ्योरी के अंदर कितनी होती हैं, 4 होती हैं। मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, LSRW से। L मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, S मतलब स्पीकिंग यानी कि बोलना, R मतलब क्या हो गया आपका रीडिंग यानी कि पढ़ना, और W मतलब क्या हो गया आपका राइटिंग यानी कि लिखना। तो जो लिखना है ना, ये सबसे अंतिम जो आपकी स्किल है ना, वो होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछा है, लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या है। जब आप लेख लिखते हैं ना, उसका सबसे उच्चतम स्तर क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए है सही वर्तनी, नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर लिखना, या फिर लेख लिखना, या फिर वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी यानी कि लेख लिखना। जब आप लेख लिखते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं,
आपकी वर्तनी भी आ जाती है, आपके जो संयुक्त अक्षर होते हैं यानी कि संयुक्त जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेखन कौशल है उसका उच्चतम स्तर क्या होगा, आपका लेख लिखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। भाषाई कौशल कितने होते हैं, मैंने बताया था 4 होते हैं। जैसे सुनना हो गया आपका लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग, और लिखना यानी कि राइटिंग, ठीक है। LSRW से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को आप 100% याद रखना, ठीक है। जो फ्रोबेल है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है जो भाषा सीखने का जो क्रम है ना वो इस तरह से होता है। कैसे होता है, LSRW जो सभी ने बताया था, ठीक है। यानी कि सुनना होगा पहले, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना यानी कि LSRW। लेकिन जो आपकी मारिया मॉन्टेसरी है ना, उन्होंने कुछ अलग बताया था। इन्होंने बताया था सबसे पहले आपका सुनना आएगा, फिर आपका बोलना आएगा, LS तो सेम है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला पहले आएगा आपका लिखना और उसके बाद आएगा आपका पढ़ना यानी कि LSWR। तो ये स्टेटमेंट भी आप 100% याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। देखिए हमने जो हमारा लर्निंग के सिद्धांत है ना वो पढ़े हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था हमेशा आप मूर्त से अमूर्त की तरफ जाइए। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये चीज, मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी पहले बच्चे को वो सिखाइए जो उसके सामने है, जो बच्चे के लिए सीखना क्या है, आसान है। उसके बाद आप बच्चे को इमेजिनेशन की तरफ लेके जाइए, यानी कि उस चीज को सिखाइए जो उसके सामने नहीं है। यानी पहले मूर्त को सिखाइए और उसके बाद किसको सिखाइए, आप अमूर्त को सिखाइए। अब सेकंड बात पर आते हैं, एक होता है आपका विश्लेषणात्मक और एक होता है आपका अवधारणात्मक। तो विश्लेषण आप समझ गए होंगे, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब समझते हैं ना तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं ताकि उस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली और अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब आपके लिए इजी हो गया, क्या होगा, ए, यानी कि मूर्त विवरणात्मक और साथ में विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग हैं, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो देखिए आप उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, या फिर कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। अब आपके लिए ये सारे ऑप्शन ही सही होंगे, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखना जब भी हम पेडागोजी को करेंगे ना तो आपको बेस्ट आंसर को चुनना होता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी क्वेश्चन को रटना मत, और जब भी क्वेश्चन को करें ना आप सभी ऑप्शंस को 100% पढ़ना, ठीक है। क्योंकि हमें बेस्ट चुनना होता है, आंसर सारे सही लगेंगे लेकिन बेस्ट चुनना है, बेस्ट। तो आपको अगर याद हो, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग बताई गई है, यानी कि क्या है, लैंग्वेज के अंदर डाइवर्सिटी है, बहुभाषिकता है। और बहुभाषिकता को हम कैसे यूज करते हैं, एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग। अब ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर जाना। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग के संबंध में इन कथनों ए और बे पर विचार कीजिए। तो देखिए ट्रांसलैंग्वेजिंग यानी कि बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है, करेक्ट है भाई। पर नॉर्मल सी बात है, इस चीज की तो हमें स्वतंत्रता है, एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर हम जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी को तो डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। संप्रेषण का मतलब आपको पता होना चाहिए, संप्रेषण का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी 100% करेक्ट है। यानी कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना तो क्या करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर आप जाते हैं, अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रही तो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, यानी कि ए और बे दोनों ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए समग्र का यूज कर रहा है, समग्र का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है, कंप्लीटली हर चीज कवर जिसके अंदर हो जाए। तो समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए, भाषा अधिगम के बारे में बात हो रही है, भाषा अधिगम के लिए
एक उपकरण के रूप में आप क्या प्रयोग करेंगे? तो देखिए, क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं या फिर खिलौने। आपके लिए इजी हो गया होगा। हम किसका यूज करेंगे? साहित्य का यूज करेंगे, क्योंकि साहित्य के अंदर मैक्सिमम चीजें आ जाती हैं। आपकी बाल कविताएं भी आ जाएंगी, आपके खिलौनों से रिलेटेड चीज यानी कि बच्चे किस तरह से खेलते हैं उन चीजों के बारे में भी आ जाता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो एनसीएफ 2005 है ना, ये मैं करवा चुका हूं और मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पठन कौशल, तो मैंने जब एनसीएफ पढ़ाया तब मैंने बताया था आपको, अब जो एनसीएफ है ना वो ये कहता है, चाहे सुनना हो आपका, चाहे फिर बोलना हो, चाहे पढ़ना हो या लिखना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो समझ के साथ किया जा रहा है ना तभी उसकी वैल्यू है। अगर वो समझ के साथ नहीं किया जा रहा, सिर्फ रटा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आप ऑप्शंस को देखिए। अब पठन कौशल का मतलब क्या है? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना या समझ के साथ पढ़ना या फिर कठिन वाक्यों को पढ़ना। आपके लिए इजी हो गया होगा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, यानी कि अगर समझ के साथ आप पढ़ रहे हैं ना तभी आपका पढ़ना सफल हो पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। देखिए, सुनना, लिसनिंग का मतलब क्या है? सुन के अर्थ ग्रहण कर पाना। अगर आप सुनकर अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं तभी क्या कर रहे हैं? आप लिसनिंग कर रहे हैं। और एक चीज और याद करना, अगर जो लिसनिंग है ना इसको अनौपचारिक कहा जाता है। अनौपचारिक, याद रखना ये चीजें आप। बोलना, स्पीकिंग, यानी कि बोलने का अर्थ क्या है? बोल करके अभिव्यक्त कर पाना, यानी कि बोलकर जब आप अपने विचारों को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे ना तभी आपका बोलना सफल हो पाएगा। तभी हम समझ पाएंगे कि आप अच्छे से बोल पा रहे हैं। ठीक है, और ये भी कैसा होता है? आपका अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब आता है पढ़ना, यानी कि रीडिंग। अब पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़ने का अर्थ है पढ़ करके जब आप अर्थ ग्रहण कर पाएंगे ना तभी आपका पढ़ना सफल माना जाएगा। और ये कैसा होता है? आपका औपचारिक होता है। उसके बाद आता है आपका लिखना, यानी कि राइटिंग। अब लिखने का अर्थ क्या है? लिख करके अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना। ठीक है, और वो भी अच्छी तरीके से, तभी आपका लिखना क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। और ये भी कैसा होता है? आपका औपचारिक होता है। तो ये चीजें आप याद रखना, जो लिसनिंग है और स्पीकिंग है वो अनौपचारिक के अंदर आते हैं, और जो पढ़ना और लिखना है यानी कि रीडिंग और राइटिंग है वो आपके औपचारिक के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? देखिए, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है ना उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है आपका आंतरिक और एक होता है आपकी बाहरी। अब बाहरी में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे आपने बुक के ऊपर जिल्द चढ़ा रखी है, आपने जो कवर चढ़ा रखा है वो कैसा है? आपके जो बुक है, बुक के अंदर आप देखते हैं तो आपकी प्रिंटिंग कैसी है? आपने जो कागज यूज किया है जिसके ऊपर बुक छपी है वो कागज कैसा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके बाहरी पक्ष में, यानी कि जिसका आपकी सामग्री के पाठ्य सामग्री से कुछ लेना देना नहीं होता है ना, वो सारी की सारी चीजें आपके बाहरी पक्ष में आती हैं। और एक होता है आपका आंतरिक पक्ष। अब आंतरिक पक्ष में वो चीजें आएंगी जो आप पढ़ेंगे, जैसे उसमें किस तरह का साहित्य दिया गया है, किस तरह की भाषा का यूज किया गया है, ये सारी चीजें आपकी आंतरिक के अंदर आ जाती हैं। किस तरह की आपकी विषय वस्तु का आपने चयन किया है, ठीक है, ये आंतरिक में आएंगी। अब यहां पर पूछा है शैक्षिक पक्ष, यानी कि जो आप शिक्षा से रिलेटेड है, जो आप पढ़ते हैं। तो देखिए, पुस्तक की वर्तनी, पुस्तकों में चित्रों का स्थान या विषय वस्तु का चयन, या फिर वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, यानी कि विषय वस्तु का चयन। वर्तनी और चित्र सज्जा तो फिर भी चली जाएंगी, ये आ जाएंगे आपकी बाहरी के अंदर, लेकिन आंतरिक क्या आएगा? आपके विषय वस्तु का चयन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने लिख भी दिया है। आंतरिक गुण में क्या क्या आते हैं? पुस्तक के वे भीतरी गुण जो उसकी भाषा से, उसकी शैली से, पाठ्य विषय से, यानी कि आपकी विषय वस्तु आ गया ना, यानी कि विषय वस्तु से संबंधित। ठीक है, और बाह्य गुण में पुस्तक का आवरण हो गया, उसका मुद्रण हो गया यानी कि प्रिंटिंग, उसकी साज सज्जा, यानी कि आपने अच्छे से जिल्द चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई है, उसकी प्रिंटिंग है वो कैसी है, आप उसमें जो कागज यूज कर रहे हैं वो कैसा है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी बाह्य गुण के अंदर, और आंतरिक गुण में उसकी भाषा, शैली, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? तो देखिए, यहां पर बात हो रही है कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ गए, जब नॉर्मल सी बात है आप एक दूसरे के साथ अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाएं। आप कुछ पूछ रहे हैं, सामने वाला उसका जवाब दे रहा है, तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी ना। तो देखिए, वह एक अभिनेता है,
आगे देखते हैं, सप्ताहांत पर मैं सुबह जा रहा हूं, फिर मैं 7 बजे तक वापस आऊंगा। सप्ताहांत को इंग्लिश में बोलते हैं वीकेंड, जो मैक्सिमम आपका सैटरडे और संडे को ही बोला जाता है जब आपकी छुट्टी के दिन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कह रहा है कि वीकेंड पर मैं सुबह जा रहा हूं और फिर मैं शाम 5 बजे तक ही वापस आऊंगा। तो यहां पर कोई कन्वर्सेशन थोड़ी ना हुई, जैसे फर्स्ट वाला है वह एक अभिनेता है, यहाँ पर कोई कन्वर्सेशन थोड़ी ना हुई है, वहां पर तो उसने सिर्फ और सिर्फ बताया है, अपनी स्टेटमेंट दी है, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता आपका। सेकंड देखिए, मैं सुबह जा रहा हूं फिर मैं शाम 5 बजे तक वापस आऊंगा, यहाँ पर भी कन्वर्सेशन नहीं हुई, सिर्फ एक बंदे ने ही बताया ना, सामने वाला जो इंसान है सिर्फ उसने ही बताया ना। आगे देखिए, अपने मित्र से पूछेगी वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों, यहां पर कन्वर्सेशन होगी आपकी, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं, यहां पर आपकी कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि आप पूछेंगे और सामने वाला जवाब देगा, और थर्ड नंबर में भी क्या है, आप पूछेंगे और सामने वाला जवाब देगा, तो यानी कि आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर 3 और 4, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। तो देखिए, जो आपके स्टीफन क्रेसन है ना, ये भी क्या है, एक भाषा वैज्ञानिक है, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक यानी कि भाषा के बारे में है, जिस तरह से आपके चोम्स्की हैं उसी तरीके से जो स्टीफन क्रेसन है ये भी क्या है, एक आपके भाषा वैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। तो देखिए, सीखना, अर्जन करना, सुनना या संप्रेषण। तो इनके अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि इन्होंने भी यही बोला था, जो भाषा अर्जन है ना, जो अर्जन करना है ना, वो अचेतन प्रक्रिया है। अब अचेतन का मतलब क्या होता है, देखिए अचेतन का मतलब होता है जब आपको किसी चीज के बारे में पता ना चले, यानी कि आप चेत में ही नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा उस चीज को आप कब सीख गए, अपने आप ही सीख गए, आप अचेतन हैं। और चेतन होता है जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आपको पता होता है। जैसे आप स्कूल में कुछ चीज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है, आप घर से उठे, तैयार हुए, आपने अपना बैग लिया, टिफिन लिया, आप स्कूल में आए, आप कक्षा के अंदर बैठे और तब आपने चीज़ें सीखी, ठीक है। ये तो हो गया चेतन प्रक्रिया। और अचेतन का मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं है, अगर आपको किस तरह से चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होता है आपकी अचेतन प्रक्रिया। तो इनके अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्टीफन क्रेसन के अनुसार जो अर्जन है क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। यही बात किसने बोली थी, आपकी चॉम्स्की ने बोली थी। अगर जो बच्चे हैं भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। इन्होंने द्वितीय भाषा का अधिग्रहण का सिद्धांत दिया, ये भी आप याद रखना। अगर द्वितीय भाषा अधिग्रहण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, आपके स्टीफन क्रेसन ने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 के एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, ठीक है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है, यानी कि आपकी कक्षा है, उसके अंदर एक विद्यार्थी ने भ्रष्टाचार के कारणों पर क्या किया, अपनी बातें रख दी। अब जो बाकी बच्चे बता रहे हैं ना, तो उनसे वह एग्री ही नहीं कर रही, वो मान ही नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ही इंपॉर्टेंस दे रही है। तो इसको अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पियाजे ने क्या दिया था, आपका आत्म केंद्रित भाषण, यानी कि इगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए, आत्म केंद्रित, यानी कि सिर्फ सिर्फ मैं ही हूं, ईगो है, इगोसेंट्रिक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि आपको व्याकरणिक संरचना समझानी है, बच्चों को ग्रामर समझानी है, व्याकरण समझानी है। तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो देखिए, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें, या फिर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें। ये तो आपका गलत है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास नहीं करने देंगे, हर चीज़ की अधिकता, कहते हैं ना, हर चीज़ की खराब होती है, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा आपका। आगे देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहेंगे, तो रटना हो गया, और रटना कभी भी सही होता नहीं है, हमें अच्छे से पता है, मैंने थ्योरी क्लासेस में करवा रखे हैं, मैंने वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के बारे में बात की है। अगर आप उन थ्योरी क्लासेस को देखेंगे ना, तो ईजिली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर एक प्रदत्त कार्य दें, ये भी आपका नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दे, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे आपके 15 क्वेश्चंस जो आपके हिंदी पेडागोजी के थे।
और ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप थ्योरी क्लासेस को देखिए और साथ साथ में इन प्रैक्टिस सेट को कीजिए, 100% आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और अभी आपको अच्छे से पता है जो आपके टीचिंग एग्जाम्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं आगे आगे, और उनके लिए सीटेट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सीटेट क्लियर होगा तभी आप उन एग्जाम्स में दे पाएंगे, उन एग्जाम्स को कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। तो इसलिए सीटेट के ऊपर फोकस कीजिए और इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और आपको क्लासेस टाइम पर मिल सकें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप वीडियो चलाते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को 100% लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।